please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मौत से ठन गई, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अनंत यात्रा पर कूच कर गए हैं। वो अपने पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ गए हैं जिसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। सबको साथ लेकर चलने और अपने शब्दों से विरोधियों को परास्त करने की कला उनके व्यक्तित्व को महान बनाती है। हौसले से भरी उनकी कविताएं जीवन को प्रेरणा देने वाली हैं। अटल जी अपने पीछे राजनीतिक सोच की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसमें हर पार्टी और हर नेता के लिए कुछ न कुछ सीखने लायक है। मगर सवाल यही है कि क्या आज के राजनीतिक परिदृश्य में अटल जी की सोच को अपनाना और उस पर चलना संभव है? काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ के लेखक सचमुच भारत में लाखों लोगों के हृदय पर राज करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं जाने माने पत्रकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में उनके मीडिया एडवाइजर रहे HK दुआ, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू, वरिष्ठ पत्रकार और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। आमतौर पर आवाज़ अड्डा में हम चर्चा करते हैं, बहस होती है, लोग एक दूसरे के विचारों को काटते हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। आज चर्चा कुछ अलग होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी पर। 2 दिन हो गए हैं इस तरह की चर्चा करते हुए, लेकिन फिर भी अगर आप सच पूछें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें, क्या न कहें, क्या पूछें। मैं HK दुआ साहब आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपने पत्रकारिता में लंबा समय बिताया और एक होता है क्विक एडिट, एक होता है थोड़ा सोच विचार के लिखा गया थोड़ा बड़ा लेख, और उसके बाद लिखी जाती हैं किताबें जिनमें काफ़ी वक्त लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो क्विक एडिट थे उनका वक्त शायद कल था, वो निकल गया। आज अगर आप थोड़ा ठहर के देखते हैं, सोचते हैं हमने क्या खो दिया, और ख़ास तौर पर आपसे मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आपने उनके साथ, उनके नज़दीक उस दफ्तर में काम किया जहां से वो इस देश को चलाते थे और दुनिया भर से अपने विपक्षियों से और अपने से विपरीत विचारधारा के लोगों से भी अपने तार जोड़ के रखते थे।
देखिए, उनके साथ जो काम किया है उनके दफ्तर में वो तो 2 साल का है, लेकिन उनको मैं जानता था एज ए यंग रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट। और तब भी नेता थे, पहले जनसंघ के और बाद में बीजेपी के बने। सो कई दौर पॉलिटिक्स के इस बीच में निकल गए, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहस करने में मज़ा आता था। उनके साथ डिफर भी करो, उनका व्यू मानिए या ना मानिए, आपके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। और फिर देखते हैं कि उनमें अगर आर्ग्यू करने में जो शक्ति थी, वो आपको कन्विंस करते थे, अपना व्यू ठोकते नहीं थे, आपके ऊपर ठोसते नहीं थे। और एक पहले का वो भी पत्रकार रह चुके हैं और वो जानते थे कि सवाल के पीछे क्या पूछा जाता है, उस जवाब को सीधा जवाब देते थे। और सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी ज़बरदस्त थी उनकी। पार्लियामेंट में जो उनकी स्पीचेस कवर की हमने पार्लियामेंट गैलरी से, उन स्पीचेस में तर्कशास्त्र होता था, ज्ञान होता था, दूसरों की आर्गुमेंट करते थे उनके, लेकिन वो आर्गुमेंट जीतना चाहते थे, लेकिन ये नहीं कि अपने विरोधी को मात दिखाना चाहते थे। उसको थोड़ा सा हर्ट भी करना है, लेकिन वूंड नहीं करना, ये उनकी आदत थी। दोस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए, पर्सनल रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। विरोध तो होते रहते हैं, अगर डेमोक्रेसी है तो विरोध होंगे, वो भी करते थे। और उनको बुरा नहीं लगता अगर उनका कोई विरोध करे। वो एक डेमोक्रेट थे और ये बेहद तक डेमोक्रेट थे जी। जवाहरलाल को उन्होंने चीन के पॉलिसी पर बहुत अटैक किया। सबसे बिटर अटैक यंग अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में करते थे। और जब डिफीट हो गई, फिर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो ठीक है, जो पॉलिसी गलत थी ये हो गया है, लेकिन वो नेशनल डिफीट है। और जब देहांत हुआ जवाहरलाल नेहरू का, सबसे बढ़िया स्पीच तो थी, हर पार्टी के नेता ने स्पीच की और अच्छी स्पीचेस की जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उनकी स्पीच शायद सबसे बेस्ट उन्हीं की स्पीच थी। उनका स्तर ही बहुत ऊंचा था, ले गए थे वो। और एक बार नहीं, जब इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट किया कि भारत 71 बार जीत गया है, बांग्लादेश क्रिएट कर गए हैं, हो गया है, उसके बाद जो उन्होंने स्पीच की, और उससे पहले भी जो स्पीचेस की, जैसे अपोजिशन का जो उन्होंने आश्वासन दे दिया था उनको, जी, बेहद तारीफ की। और वार के दिनों में जो सहयोग उन्होंने दिया अपोजिशन पार्टी, और कोई नहीं दे सकता था। सो कई मौके हैं वो दूसरों से आर्गुमेंट जीत लेते थे और उनको हरा भी देते थे आर्गुमेंट में, लेकिन दुश्मनी नहीं की किसी के साथ। हर पार्टी के नेता उनकी इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं आज कि हर एक के साथ दोस्ती भी है और हर एक के साथ वो हाथ भी मिला सकते हैं और दिल भी मिला सकते हैं। जी, तो आप था उनका तमाम मतभेद और तमाम विरोध के बावजूद वो दुश्मनी का रिश्ता नहीं रखते थे। और ये दुश्मनी का रिश्ता उन्होंने देश में नहीं रखा, बाहर भी नहीं रखा, दोस्ती के हाथ बढ़ाते चलते थे। जनरल वीपी मलिक हमारे साथ हैं, सेना के प्रमुख थे उस दौर में। जनरल साहब, उस दौर में एक बहुत विकट लड़ाई हुई, करगिल का अटैक हुआ। आप कैसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने आपके साथ डील किया और करगिल की लड़ाई भी हुई और उसके बाद जनरल मुशर्रफ के साथ एक डायलॉग की कोशिश भी हुई, हालांकि वो एकॉर्ड तक नहीं पहुंचा, समझौता नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ भी हम तमाम दुश्मनी का इतिहास रखते हुए एक दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं। देखिए, मेरा इम्प्रेशन ये है प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के बारे में कि वो चाहे पीस को परस्यू करते थे या लड़ाई में परस्यू करते थे, तो वो दोनों बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ में करते थे, पूरे अपनी ताकत के साथ और पूरे ध्यान से और पूरी सिंसेरिटी के साथ में करते थे। और इसीलिए उन्होंने लाहौर का डिक्लेरेशन लाहौर जाके किया। और उससे पहले मैं ये भी बोलूँगा कि जो उन्होंने परमाणु शक्ति का एक प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन किया ऑपरेशन शक्ति में पोखरान में, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस पॉलिसी का मुद्दा था।
और उससे हम लोग अभी अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली महसूस करते हैं। एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिफेंस पॉलिसी का कदम था। कारगिल वॉर जब शुरू हुई तो कुछ देर तो उनको मालूम, जैसे बाकी दुनिया को भी नहीं मालूम पड़ा कि ये क्यों और क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि ये पाकिस्तान छुरा घोंट रहा है आफ्टर लाहौर डिक्लेरेशन, तो उन्होंने फिर उसका जवाब सख्ती से देना शुरू किया, लेकिन विद ए रिस्ट्रेंट पॉलिसी। और जिस दिन उन्होंने हमको इजाज़त दी कि आप लड़ाई लड़िए और ट्राई सर्विस ऑपरेशन विजय का आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे शामिल हो सकते हैं, तो उसी दिन उन्होंने शाम को नवाज़ शरीफ को टेलीफोन करके बताया कि अब मैं आपको यहाँ पर अपनी टेरिटरी में कोई पाँव नहीं रखने दूंगा और मैं यहाँ से फोर्स के साथ में हम लोग आपको दूर फेंकेंगे। उसी दिन शाम को ही उन्होंने टेलीफोन के ऊपर बताया। तो वो उसके बाद में पॉलिटिकल हालात को काबू में रखा और हमको पूरी इजाज़त दी और पूरा फ्रीडम दिया मिलिट्री पॉलिसी बनाने में, अपने मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने में और ऑपरेशन में कभी उन्होंने दखल नहीं दिया, बल्कि पूरी सपोर्ट दी। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, चाहे वो पीस को परस्यू करते थे या कॉन्फ्लिक्ट में परस्यू करते थे, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ में, और उनका ये मानना था कि हम लोग दोस्त तो बदल सकते हैं पर अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते हैं। और ऐसी सोच के साथ में उन्होंने दोबारा परवेज़ मुशर्रफ के साथ में बातचीत करनी शुरू की और फिर डायलॉग अपना शुरू किया, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि विवेक काटजू ज़्यादा बता सकते हैं। जी, मैं विवेक काटजू साहब के पास ही जाने वाला था, आपने उनका नाम ले दिया, टॉस कर दिया एक तरह से। काटजू साहब, पाकिस्तान के साथ रिश्ते और कश्मीर पॉलिसी, ये दो चीज़ें हैं जिन पर वाजपेयी जी का नाम बार बार लिया जाता है और बहुत उन्होंने जैसी उनकी पार्टी से उम्मीद की जाती है उसके विपरीत लाइन ली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या शायद वो कुछ जल्दी कर गए पाकिस्तान के साथ, जिस रफ्तार से वो आगे बढ़े हाथ मिलाने के लिए, क्या वो जल्दबाजी थी जिसका नतीजा हमें बाद में करगिल में भुगतना पड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी थी। वो आप संदर्भ देखें, 1998 में हमने परमाणु टेस्ट किए, उसके बाद वाजपेयी जी का एक डिप्लोमेटिक आउटरीच हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसमें वो ये दर्शा रहे थे कि भारत एक जिम्मेदार देश है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक महान देश है, और परमाणु जो परीक्षण किए थे, टेस्ट किए थे, वो हमने खाली अपनी सामरिक हितों के लिए किए थे। सामरिक हितों की मांग थी कि वो टेस्ट हों, और इसी के तहत वो ये भी दिखा रहे थे कि हम चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ, वो भी पड़ोसी जिनके साथ हमारे कटु संबंध हैं, जिनके साथ हमारी मुश्किलात हैं, उनके साथ भी हम अपने संबंध ठीक रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कॉम्पोजिट डायलॉग किया, फाइनलाइजेशन हुआ 1998 सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर 1998 में कॉम्पोजिट डायलॉग की शुरुआत हुई, और इसी जब पहला राउंड हो गया तो उसके बाद उसके दौरान ये भी तय हुआ था कि दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू होगी, और फिर तो आपको मालूम है वो लाहौर गए, और लाहौर में लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ उसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि वो मीनारे पाकिस्तान गए, और मीनारे पाकिस्तान जाने का एक ही मकसद था, वो पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते थे कि उनके मन में ये शक व शुबा नहीं हो कि भारत ने पाकिस्तान की वास्तविकता को कबूल नहीं किया है। उन्होंने ये कहा वहाँ पे, और मुझे याद है मैं वहाँ मौजूद था जब गवर्नमेंट हाउस लाहौर में उन्होंने जो भाषण दिया था, वो भाषण तो सबको स्मरणीय रहेगा, और पाकिस्तान में तो उसका इतना असर पड़ा, वो पाकिस्तानी जो ऑडियंस में थे वो तो कईयों के तो आंख से आंसू बह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि हम अब ये पुराना इतिहास भूल के आगे का रास्ता देखें। लेकिन फिर कारगिल हुआ, और पाकिस्तान की सेना और जनरल मुशर्रफ उस वक्त उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो वाजपेयी जी की जो सोच थी वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो पुरानी धारणा में बंधे हुए थे कि भारत दुश्मन है और हमेशा दुश्मन रहेगा।
कारगिल के समय में जैसे जनरल साहब ने ठीक फरमाया, उन्होंने एक ऐसा दृढ़ संकल्प दिखाया जो हमें सबको याद है और जो कि विजय का कारण बना। लेकिन उसके बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ को आगरे का निमंत्रण दिया, क्योंकि चाहते थे वो कि किसी तरह हमारे बर्रे सगीर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में अमन हो, क्योंकि इंडिया सबसे लीडिंग कंट्री है। उनकी फीलिंग थी कि इंडिया को पहल करनी चाहिए, और हुई। और फिर आगरा समिट में तो जो हुआ वो आपको मालूम। जी प्रभु चावला साहब, आपसे हम दरअसल बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ सीखते समझते हैं। मेरे पास आपसे पूछने के लिए सवाल भी हैं, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि वाजपेयी जी के न रहने पर वो एहसास क्या है जो आपको हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मेरे को लगता है कि वाजपेयी जी तो नहीं है हमारे बीच में काफ़ी सालों से, लगभग 2008 से कई लोग एक्टिव नहीं रहे, उससे पहले वो रिटायर हो गए थे। तो वाजपेयी एज ए पर्सनैलिटी, ह्यूमन बीइंग जो थे हमारे बीच में नहीं थे। परंतु वाजपेयी जी हमारे बीच से कभी हटे ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई बात राजनीति की होती है या पॉलिसी की बात होती है या पॉलिटिकल कंडक्ट की बात होती है, तो हर अपोजिशन लीडर भी ये कहता है कि वाजपेयी का टाइम वापस आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वाजपेयी अगर एक्टिव नहीं हैं, पहली बार ऐसा है कि लोग नेहरू का बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करेंगे तो कि कितनी कठोर प्रधानमंत्री थी, पर अटल जी की जब बात आती है कि किस तरह से कॉन्सेंसस बनाना है इस देश के अंदर, किस तरह से सहनशीलता बढ़ाना है इस देश के अंदर, किस तरह सबको लेकर के चलना है इस देश के अंदर, तो अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, फिजिकली नहीं रहे अभी भी, परंतु अटलवाद और अटल विचारधारा जो है वो अपनी किस्म की एक अलग से विचारधारा है, जिसको हम किसी इज़म में, मार्क्सवाद में, कैपिटलिज्म में उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। वो हमेशा इस बात से सहमत करके चलते थे कि मेरे को लोगों को कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी जो थे उनकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी। चाहे आप टेलीफोन रही, सेलुलर फ़ोन, उनके ज़माने में कम से कम करोड़ों फ़ोन ऐड हुए, उन्हें चीप कर दिए, सारे सस्ते फ़ोन कर लिए। उसके बाद पड़ोसी देशों को जोड़ना, काटजू साहब बैठे हैं, किस तरह से उनको जो हमारे से अलग होते जा रहे थे उनको जोड़ के रख लिया। फिर 24 पार्टियाँ, जैसे द्रविड़ियन पार्टियां जो हिंदुओं के खिलाफ रहती थी, उनको भी साथ लेकर के चलना। तो वाजपेयी जी ने एक देश के लिए नया मॉडल दिया, विचारधारा का मॉडल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल दिया, कॉन्सेंसस का मॉडल दिया, सहनशीलता का मॉडल दिया। और जब ऐसे, मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं सारे विश्व के अंदर, मेरे को नॉलेज नहीं है कि ऐसा और भी कोई व्यक्ति होगा, पॉलिटिकल व्यक्ति होगा, जिसके केवल दोस्त हैं और दुश्मन नहीं हैं। मेरे को आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अटल जी को पसंद ना करता हो। उनकी राजनीति से लोग नहीं एग्री करेंगे, परंतु कोई बुरे शब्द कहने वाला 40 साल के पत्रकारिता में तो मेरे को दिखाई नहीं दिया। सन 65 से मैं वाजपेयी जी को देख रहा हूँ। मैंने चुनाव में उनके साथ काम भी 67 में किया था, उनके साथ घूमता था, मैं अपने आप स्टूडेंट था, जाता था मैं देखने के लिए। परंतु को ये लगता है कि अटल जी जो हैं, आपने सवाल जो उठाया है, यस, कि वो हमारे बीच में एब्सेंट हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा, पहली बार कोई प्रधानमंत्री 4 किलोमीटर पैदल चलता है उनके पीछे, उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष चलते हैं, मुख्यमंत्री चलते हैं, गवर्नर चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि वो एक विचारधारा के पीछे चल रहे थे कि इनकी इनहेरिटेंस हमारे को करना है। सारे देश को दिखा रहे थे कि अटल जी अभी हमारे लिए हैं। इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग आप जो मर्जी करते रहिए कि अटल जी भारतवर्ष के अंदर इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत विश्व अगर जाना जाएगा विश्व के अंदर, कि अटल बिहारी वाजपेयी नाम का भी एक स्टेट्समैन था, पॉलिटिकल लीडर था, जिसने अटलवाद छोड़ करके चाहे हैं कि भारत जैसा जो देश है जिसमें डाइवर्सिटी इतनी है, उसमें वो कंसेंसस की पॉलिटिक्स चल सकती है, टॉलरेंस की पॉलिटिक्स चल सकती है। वो अटल जी अभी भी हमारे बीच में जिंदा हैं। जी शाहिद सिद्दीकी साहब, जहाँ से प्रभु जी ने बात खत्म की वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोड़ है। ऐसा नेता जिसका कोई दुश्मन नहीं था, और ऐसा नेता जो एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता था जो बहुत तीखी विचारधारा है, और वो संघ से जुड़े थे, जनसंघ से जुड़े थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, वो पार्टी का उदार चेहरा कहलाते थे। वो डायलॉग कल से आज हम बहुत बार बार सुन रहे हैं कि वाजपेयी जी ने कहा कि साहब वाजपेयी आदमी तो अच्छा है लेकिन पार्टी खराब है। सवाल ये है कि ऐसे ऐसे नेता के साथ उस पार्टी का चेहरा, उस पार्टी के रिश्ते दुनिया के साथ बदले। क्या तब में और आज में बीजेपी में जो परिस्थिति है, वाजपेयी काल और आज की बीजेपी,
इसमें क्या फ़र्क है? क्या वाजपेयी जी के लेगेसी को, जैसे प्रभु जी ने कहा कि उनकी परंपरा को, सड़क पर चलकर 4 किलोमीटर की यात्रा जिन लोगों ने की, वो दरअसल अटल जी की परंपरा को का फॉलोअर थे वो। क्या वो परंपरा फॉलो होगी, इसका विश्वास आप कर सकते हैं या कोई संदेह, शक लगता है? आलोक जी, आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन मैं पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जो अपने विचारधारा से, अपने दल से और कभी कभी अपने देश से भी बड़े हो जाते हैं। और इसलिए जब वो इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व है तो वो भारत का नहीं है सिर्फ, या नेल्सन मंडेला का व्यक्तित्व है तो सिर्फ भारत का नहीं है, वही हाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और वहीं कहीं मैं जाते हुए देख रहा हूं अटल जी को भी। और जब ये होता है तो फिर इतना लंबा साया होता है उसका कि मरने के बाद भी उसका शैडो आपकी राजनीति में आपका पीछा करता है। तो आज अटल जी का साया इतना लंबा है कि शायद पिछले 10-12 साल से तो वो एक्टिव राजनीति में नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है वो एक्टिव राजनीति में आ गए हैं। अब उनका प्रभाव वापस आ गया है। अब ये इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी है। अगर वो 4 किलोमीटर पीछे चले थे तो इसलिए भी चले थे ये बताने के लिए कि उनका जानशीन मैं हूं, उनका जो वो मिला है सेहरा वो मुझे मिला है। तो ये बात का मैसेज वो क्लियर कट देना चाहते थे, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आने वाला जो 2019 है वो आपको 280 सीटें मुझे लगता है आती नजर नहीं आती हैं। और अगर नहीं ऐसा होता है तो वो जो मॉडल अटल जी ने दिया था, जो मॉडल कोई और दे नहीं पाया, यानी जो कोलिशन धर्मा है, एक तो कोलिशन बनती है, वीपी सिंह ने बनाई, चंद्रशेखर ने बनाई, देवगौड़ा ने बनाई, खुद मोरारजी भाई ने बनाई थी, लेकिन कोई कोलिशन चल नहीं पाई क्योंकि कोलिशन धर्मा को कोई नहीं समझ पाया। अटल जी पहले थे नेता जिन्होंने कोलिशन के धर्मा को समझा और इस बात को समझा कि हिंदुस्तान को चलाना है तो आपको सेंटर में रहो, लेकिन राइट टू द सेंटर रहो या लेफ्ट टू द सेंटर रहो, एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। और अटल जी कभी एक्सट्रीम पे नहीं गए, इस बात को उन्होंने समझा था, राजनीति में भी और फॉरेन पॉलिसी में भी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी का हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत गहरा असर रहेगा। पंडित जी के बाद जो नई दुनिया बनी थी कि जिसमें यूनिपोलर वर्ल्ड सामने आई थी, उसमें अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो उसमें अटल जी ने ही पॉलिसी बनाई। और जब वो न्यूक्लियर एक पावर बनने की तरफ गए तो उनके सामने एक क्लियर कट प्लान था कि पोजीशन ऑफ पावर से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फिर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और वो उन्होंने पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल की, उसके बाद उन्होंने इस बात को समझा कि हमें नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे बेहतर बनाने पड़ेंगे। 2 कारणों से बनाने पड़ेंगे। एक तो दुनिया को ये सबक हमें मैसेज देना है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं लेकिन इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा कि काटजू जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया। और दूसरा उन्हें यह मैसेज भी देना था कि अगर हमें, उनके सामने था कि अर्थव्यवस्था को हमें सुधारना है और हमें भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को वहां ले जाना है जहां पर हर भारतीय को हम रोटी दे सकें, हम उसको कपड़ा दे सकें। और उसके लिए हमें पड़ोसियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप एक टापू बन के इकोनॉमिक वो कामयाबी नहीं ले सकते। आपको आस पड़ोस के देशों को भी इस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। इस बात को मजबूरी है कि आसपास के देशों में उस पाए के नेता नहीं थे, मुशर्रफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, ये बौने हैं, ये बड़ी सोच के नेता नहीं थे। अटल जी का को उस बड़ी सोच के नेता नहीं मिले। ये पंडित जी की भी मजबूरी थी कि पंडित जी को लियाकत अली खान के मरने के बाद गुलाम मोहम्मद जैसे ब्यूरोक्रेट्स उधर मिले, उन्हें कोई बड़ा नेता नहीं मिला बड़ी सोच का, ये फौजी जनरल मिले। वही यहां पे मजबूरी थी अटल जी की कि अटल जी की सोच तो बहुत बड़ी थी और वो सॉल्यूशन करने के लिए बहुत कदम बढ़ाए। मैं भी कुछ इन्वॉल्व रहा उस वक्त 2003 में, और जब मुशर्रफ साहब से मामलात हुए और कश्मीर में जाके उन्होंने ऐलान किया मुजफ्फराबाद रोड खोलने का और आगे कदम बढ़ाया, बार बार धोखा खाने के बावजूद इसलिए बढ़ाया कि अटल जी को इसको मालूम था कि अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है तो उसके लिए हमें ये सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत दूरदर्श सोच थी उनकी, दूर तक देख सकते थे। और ये एक ऐसा लीडर है जिसका साया पीछा करेगा हमारी आज की राजनीति का भी और आने वाली राजनीति का भी। एक बार फिर से अटल जी जिंदा हो गए कल के बाद से। जी मनीषा जी, आप जैसे अभी शाहिद भाई कह रहे हैं,
सवाल यह है कि क्या जो इतना बड़ा साया, वो कह रहे हैं कि ऐसा साया है जो बाद में पीछा करता है राजनीति का, अब अगर वो साया राजनीति का पीछा करेगा, क्या परिस्थिति वैसी है जिसमें अटल जी के सोच, अटल जी के विचार, क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, भारत में भी वो अपने विपरीत विचारों को सम्मान देते हुए उनका सामना करते थे। क्या वो माहौल है इस देश में कि लोग जिस हम अटल जी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, क्या वो उनके रास्ते पर चलकर दिखा सकते हैं? देखिए, ये सवाल तो अपने राजनीतिक वर्ग से पूछा जाना चाहिए, लेकिन जहां तक अटल जी की ये जो राजनीतिक छवि, जिसे लार्जर देन लाइफ या नेहरूवियन बार बार हम कहते हैं, उसको यदि देखिए तो आपको दिखता है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो बहुत ही साधारण इंग्रेडिएंट्स थे। सबसे पहला तो एक साधारण व्यक्ति बनना, दूसरा संघर्ष, और उनके राजनीतिक करियर का लॉन्ग ड्यूरी अगर आप देखेंगे तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा कोalitional मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में होता है 1967 के इर्द गिर्द, जब कांग्रेसी सरकारें गिरती हैं और राज्यों में अन्य नॉन कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी दल आते हैं, उसके वो भागीदार रहे। लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं इमरजेंसी का जो आंदोलन हुआ, इमरजेंसी के विरोध में, उसमें उनकी भागीदारी रही। तो लगभग एक आधा दशक से ऊपर उनका जो है वो सतत संघर्ष, निरंतर संघर्ष में गया। दूसरा हिस्सा अगर आप अमूमन देखें उनका, तो उनकी कविता और लेखनी में जो दम है वो इस बात का परिचायक है कि साधारण संघर्ष के साथ साथ उनमें सोच थी, सोच में एक वजूद था, सोच में एक दम था। राज्यवादी होना, राजसत्ता होना वो अलग बात है, लेकिन राजसत्ता के बाहर होकर के भारत की फॉरेन पॉलिसी का इमेजिनेशन होना, ये सोच सकना कि आखिर भारत कैसा बने ताकि एक छोटा औपनिवेशिक जहां शासन रहा हो, जहां की गरीबी इतनी ज्यादा वो हो और पाकिस्तान की एक दिक्कत हमारे बगल में हो, उन सब में से कैसे आखिर भारत की छवि को हम निकालें कि वो छवि जो है वो एक अग्रणी छवि बने। तो ये सब विचार 50-60 वर्षों तक वाजपेयी जी जो है वो किस तरह से उसको कंजर्व करते रहे हैं। और इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश प्रेस, ये सब कांग्रेस से काफी प्रभावित, नेहरूवियनिज्म से काफी प्रभावित, और उसके बाद इंदिरा गांधी के दबाव में भी। तो अटल की लेखनी जो थी, अटल का कलम जो था, वो उनका सोच का जरिया था। और वो उनके साथी कौन थे इसमें? बहुत साधारण व्यक्ति। रांची एक्सप्रेस नाम का एक अखबार रांची में, वहां अक्सर बैठा करते थे और वहां के जर्नलिस्ट के साथ बातचीत होगी। टीवी और शनॉय जी अब नहीं रहे। कई लोगों ने मुझे बताया कि मलयाली तक के पत्रकारों से उनका अपना सीधा संवाद, सीधा संबंध। कई छोटे शहर जिनका कि आप नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, वहां से आज कुछ लोग लिखते हैं कि हम दिल्ली तो नहीं आ सकते, हम उतने बड़े व्यक्ति तो नहीं हैं कि हम उनके पीछे चल सकें, लेकिन ये देखिए फला साल 67 में हमारे घर आए, 72 हमारे घर रहे। तो लोगों के घरों में टिक कर रहना और उसके बाद लोगों से संवाद करना, छोटे छोटे कस्बों में जो पब्लिक स्फीयर थे उसके रौनक थे, जननायक थे वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके बाद मैं आपको बतलाऊं कि इन संघर्षों में उन्होंने अपना साथी भी बनाया, और वो साथी जो थे विचारधारा और विचारधारा विरोध के नहीं थे, वो भारतीय मुद्दों पर बनाए गए साथी थे। और समाजवाद में जो सबसे कमजोर कड़ी थी कि समाजवादी थे तो बड़े तगड़े विचारधारा वाले व्यक्ति, कांग्रेस विरोध पुरजोर करते थे, भारत की सोच, भारत की गरीबी की सोच पुरजोर थी, लेकिन वो उनको कोई बांध नहीं सकता था। वहां आप देखिए कि जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार, जिनकी धरोहर आज श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मिलती है, ये साथी तो समाजवादियों के बीच भी साथी भारत में भी और नेपाल में भी बनाने का काम बखूबी करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो एक आंचलिक नेता जिसको कि अपने प्रादेशिक छवि में बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, गली नुक्कड़, पटना, रांची से लेकर केरल, मलयालम की पत्रकारिता से अपना संबंध जोड़ते, कभी हिंदुस्तान में संपादक को लिखते, और इस तरह से अपनी सोच और अपनी कलम को बरकरार रखना, लगभग हाफ सेंचुरी स्टे ऑन द मार्जिन्स। और उसके बाद जब आप राजसत्ता में आते हैं तो मुझसे पूर्व जितनी भी बातें की गई वो केवल उन कुछ वर्षों की है जब वो प्रधानमंत्री रहे। और जब वो प्रधानमंत्री रहे तो आप देखते हैं कि लगभग उनको एकदम दिक्कत नहीं होती है कि नरसिम्हा राव के पॉलिसी से वो कंटिन्यूम भी रखते हैं इकोनॉमी में। यशवंत सिन्हा जी जो जयप्रकाश नारायण के साथ पीएस थे, कर्पूरी ठाकुर के पीएस थे, उनको लेने में उनको एक क्षणिक दिक्कत भी नहीं हुई। तो अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ
कैसे कोलिशनल राजनीति करें, हायरार्की की फीलिंग नहीं हो। और छोटे लोगों को तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल मेरी बात अटल जी सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं उसी सुझाव पे वो राज सत्ता चला रहे हैं। तो ईज ऑफ गवर्नेंस उनके अंदर था। व्यक्तित्व जो था वो इतना टॉल व्यक्तित्व कि मैं ये कहूंगी कि नेहरू के बाद अगर कोई कद्दावर नेता भारत में था तो वो अटल जी रहे। और अटल जी एक अल्टीमेट डेमोक्रेट हैं। एक लाइन मैं और बोलना चाहूंगी कि उन्हीं की लिखी हुई ये पंक्ति, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, यह बतलाता है कि अटल जी वास्तव में अगर एक कोई चाहत उनमें थी तो वो था भारत में मुक्ति बोध कराना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगी कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, जनरल वीपी मलिक, ये जो बात अभी मनीषा जी ने कही, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने एक बहुत विकट समय उनके साथ काम किया है और जो फीलिंग आपने भी कहा कि वो खुलकर काम करने देते थे, लेकिन एक दूसरी खूबी थी उनके अंदर जिसके और आयाम हम दूसरे लोगों से बात करेंगे तो निकलेंगे, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत क्रिटिकल चीज़ पर, एक राष्ट्र रक्षा से, नेशनल डिफेंस से जुड़ी हुई विषय पे उनके साथ काम कर रहे थे, क्या वो जो उनके अंदर एक भाव है हर आदमी को इम्पोर्टेंस देने का, इनपुट लेने का, क्या जब आपसे बात होती थी कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस हुआ या आपके साथ के लोगों को कि वाजपेयी जी ने आप लोगों से बातचीत में कुछ ऐसे इनपुट लिए जिसका बाद में असर उनकी पॉलिसीज पर, कामों पर नजर आता है? जी हाँ, देखिए, जब हमको देश को एक लड़ाई करनी पड़ती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि सारे देशवासियों को शामिल करना पड़ता है। और जब उसके लिए पॉलिसी बनती है तो उसमें जितने भी पॉलिसी बनाने वाले हैं, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनको भी शामिल होना पड़ता है। और ये मैंने देखा कि कारगिल की लड़ाई के समय रोज़ाना हम लोग उनके ऑफिस में या उनके घर में मिलते थे, जिसमें ना सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के मिनिस्टर्स थे, लेकिन सारे सेक्रेटरी भी, जो फॉरेन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और हेड ऑफ द आईबी और रॉ, और हम लोग तीनों चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के और बातचीत करते थे। उसमें सारी ट्रांसपेरेंसी होती थी, सबको एक बात समझ आती थी, और जो भी वो बाद में डायरेक्शन देते थे तो वो सबकी समझ में एक ही टाइम के ऊपर आते थे। और उससे पहले वो हर एक की बात सुनते थे, जो भी किसी ने बोला तो उसके बारे में बड़े ध्यान से वो सुनते थे और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने माहौल बनाया लड़ाई के समय, और वो माहौल आजकल बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको दूर नहीं रखें, पर उनको साथ में रखें, मिला के रखें। तो उसमें फिर जो है देश को जब लड़ना पड़ता है, जब उसके लिए ज़रूरत होती है, तो पूरा देश इकट्ठा होकर काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने उनसे सीखी। और शायद यही माहौल था 1971 में भी, जब जनरल मानेकशॉ उस वक्त जनरल थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ में अपना काम किया। तो ये एक बहुत दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अभी मनीषा जी ने जैसे बोला, एक दफ़ा उनको मैंने बोला कि पहले ज़माने में प्रधानमंत्री चीफ के घर में खाना खाने भी आते थे, तो वो मेरी तरफ मुस्कुरा के बोले कि आप मुझे इनवाइट कर रहे हो। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा जी हाँ, आप आएंगे? तो उन्होंने कहा ज़रूर आऊँगा, आपने बुलाया है तो मैं ज़रूर आऊँगा। और वो आए और अपनी फैमिली को साथ में ले आए, अपनी बेटी, फॉस्टर बेटी और सन इन लॉ, उसको भी साथ में लेके आए। और हम लोग सिर्फ 8 या 10 आदमी थे घर में, और घर में बड़े आराम से बैठे खाना खाया। तो इस विचार के आदमी जो किसी को छोटा नहीं समझते थे, और कोई कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी किसी के साथ में बातचीत करने की। तो ये एक बड़ी क्वालिटी है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में आनी चाहिए या होनी चाहिए। जी, और यही बात अब हम आगे करेंगे। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो यही बात करेंगे कि क्या सीख सकते हैं आज के दौर के राजनीतिक नेता और दूसरे लोग वाजपेयी जी से, और क्या है उनका अधूरा काम जिसे अब पूरा किया जाना जरूरी है। देखते रहिए आवाज़ अड्डा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर। HK दुआ साहब, अभी जो बात चली उसमें ये हुआ और इससे पहले भी जो बातें हमारी हुई उनमें बात बहुत बार बार आ रही है कि अटल जी की एक बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे पहुंचकर, बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचकर भी खुद को एक आम आदमी की तरह रखने में कामयाब रहे और लगातार कोशिश करते थे कि वो एक सामान्य मनुष्य बने रहें। जैसा अभी मलिक साहब ने बताया और किस्से बहुत सारे, ख़ास तौर पे जैसा मनीषा जी ने कहा कि तमाम लोग देश भर में आज फेसबुक पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, लोग अपने अपने किस्से लिख रहे हैं कि कहाँ अटल जी ने चाय बना के पिलाई, कहाँ लोगों को ऑमलेट बना के खिलाया, कभी वो हार गए तो फिल्म देखने चले गए। इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। ये एक आज के दौर में कहें, आज के किसी पॉलिटिशियन के साथ ये किस्से जुड़ें तो कहा जाएगा कि साहब ये मीडिया इवेंट या मीडिया अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि वाजपेयी जी के जीवन में ये किसी तरह का इवेंट क्रिएशन था। क्या ये उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा था, उनके जीवन का हिस्सा था, और क्या इससे ही उनको बहुत बड़ी ताकत नहीं मिलती थी? नहीं, ये उनकी एक नेचर थी कि जिससे भी बात करेंगे वो उसके लेवल पे बात करते हैं। अगर वो मजाक करेंगे तो उससे ज़्यादा मजाक यही कर लेंगे, छोटे बड़े की बात नहीं करते थे वो। लेकिन जो पहले जैसे आपको बताया विवेक काटजू जी ने और जनरल साहब ने बताया, जनरल VP मलिक जी, कि वो चाहते क्या थे अपनी ज़िंदगी से एज ए पोलिटिकल लीडर। सबसे बड़ा एम था कि हिंदुस्तान एक सशक्त कंट्री, ताकतवर कंट्री बने। तो उसके लिए एक कदम उन्होंने उठाया कि न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोशन कर दिए 98 में, विदाउट माइंडिंग देयर विल बी सैंक्शंस। वो इग्नोर कर दिया, दुनिया वाले जो करना चाहें बेशक कर लें, हम तो ये करेंगे, हमारा उतना हक है जितना अमेरिका का है, रशिया का है, चाइना का है, हम भी करेंगे। सैंक्शंस की परवाह नहीं की, हम सह लेंगे सब कुछ। दूसरा, वो चाहते थे कि इतना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान की इज़्ज़त और बढ़े। ये दो कदम थे। लेकिन वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब इंटरनल पीस नहीं होगा। प्राइवेटली भी कहते थे और अपने विचारों का भी जो प्रचार करते थे, सबको इकट्ठा, सबको साथ लेने की जो क्षमता है उसको ज़्यादा और बढ़ाइएगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको साथ लेना है और आगे बढ़ना है। तो इस ख्याल से कहते देश में इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, सबको अगर इकट्ठे नहीं हो सकते और इंडिया यूनाइटेड नहीं है और अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में हमेशा बिजी रहेंगे तो हम ताकतवर मुल्क नहीं बन सकते। सो इंटरनल यूनिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियर पावर, ये 3 बेसिस थे उनको डेवलप करने के। बाकी रहा, और इसके लिए उन्होंने काम भी किया। लोगों में तो पॉपुलर थे ही वो इसलिए पॉपुलर थे कि वो किसी मज़हब का, किसी छोटे बड़े का ख्याल नहीं करते थे, उस लेवल पे बात करते थे। अब जैसे वो खाने के वैसे ही शौकीन थे, अच्छी जगह कोई भी जहाँ की हो, अगर वो रांची जाते हैं तो मनीषा जी जानते हैं, वो जलेबी, उस दिन बात कर रहे थे जलेबी की, वहाँ की जलेबी उनको पसंद थी या और मिठाइयाँ पसंद थी। राजस्थान जाएंगे तो वहाँ की मिठाई खाएंगे। बाहर जब जाते थे एज ए मीडिया एडवाइज़र, उनके साथ जब गया तो उनको चाइनीज़ खाना बहुत बड़ा पसंद आता था। और मेरा ख्याल है उनको मलिक साहब का भी खाना जो दिया पसंद आया होगा, और उन्होंने कहा भी होगा कौन सी चीज़ अच्छी है, वो ज़रूर बताते थे। बाहर जाके जब भी गए, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में जब थे, तो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था मिस्टर के का, तो कहते हैं चलो वहीं खाएंगे। तो सारा रेस्टोरेंट ले लिया जाएगा, सिक्योरिटी भी थी, बाकी भी सब ले लिया। और भी कहीं गए हैं, भाई सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, कौन सा मशहूर रेस्टोरेंट है, तो वो वहाँ जाके बुक करवा लेते थे और खाना खा के आते थे और उसकी बाद में तारीफ़ करते थे, उसमें क्या कमी है, क्या ज़्यादती है। तो ये जो उनका एक तरीका था लोगों से, लोकल लोगों से रिलेट करने का। गांव में चले जाएंगे तो वो गांव की बातें करेंगे और कुछ अपने याद कर देंगे कि इस गांव में मैं पहले आया था, आज से 40 साल पहले, इस ज़िले में आया था 40 साल पहले, और उनको याद होगा कि कहीं जाके उनको बता देंगे कि मैं तो यहाँ पहले आ चुका हूँ, तो लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया है।
कैसे बड़ा हुआ, इसमें कितने बेरोजगार कितने हैं, उनको बेरोजगारी का थोड़ा ज़्यादा फिक्र था, किन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलती, पढ़ाई क्यों नहीं होती, और अस्पताल कैसा है। ये तो डिस्पेंसरी हुई है जो हमने पहले देखी थी, वैसे कि वैसे। तो वो उस लोगों की बात सुनते थे, और जो बात सुनते थे ध्यान से, उनके पास इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होती हर मसले की, किसी नेता के पास नहीं होती। भाई हमारी बात सुन तो लेते हैं ये, तो उनको क्रिटिक की भी बात, या पार्लियामेंट में हो या सेंट्रल हॉल में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, कितनी से ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज़ भी कर ले उनकी पॉलिसी को, उनके किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज़ भी कर ले, वो माइंड नहीं करते थे। हर मंत्री का हक था उनको क्या सुझाव दे और क्या क्रिटिसाइज़ करे, अप्रोच करते, खुद कहते थे आप क्यों नहीं बोलते, आप बोलिए ना। कैबिनेट की मीटिंग में वो कहते थे खुली आज़ादी है, आप बोलिए, सिर्फ अपने मसले के बारे में नहीं बोलिए, डिपार्टमेंट के, दूसरे के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के बारे में करिए, क्या सुझाव है आपके। तो ज़रूरी नहीं है एक के दूसरे। कैबिनेट मीटिंग इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबकी है। जी, तो ये दूसरे को जगह देते थे बात कहने की, सुनने की, आप सुनते थे दूसरों को, और जैसा आपने कहा भले ही सोल्यूशन न दे पाए, लेकिन ये भरोसा कम नहीं होता है कि आपने मेरी बात सुन ली। प्रभु चावला जी, आज की तारीख में पॉलिटिशियन क्या सीख सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं? वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, मेरा ख्याल है। जी, आपका कहना है वो जवाहरलाल नेहरू के मॉडल पे पॉलिटिक्स कर रहे थे। प्रभु चावला जी, आज के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आज के लीडर्स के लिए क्या है जो वो अब वाजपेयी जी से सीख सकते हैं? कुछ सीख भी सकते हैं, या उस तरह का मेटल अलग होता है जो उस तरह की पॉलिटिक्स करता है? नहीं, सीख नहीं, उस तरह का दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी होगा नहीं इस हिंदुस्तान में, वो तो तय है। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी के जो इज़म है, जो उनका वाद है, वो तो जिंदा है, उससे कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनके साथ 40 साल के अंदर सीखी है कि सुनने की आदत डालनी चाहिए। आजकल के जो नेता हैं वो नहीं, सुनने की आदत नहीं है, वो सुनते कम हैं और अपनी बातें ज़्यादा रखते हैं, चाहे किसी फील्ड में देख लीजिए आप, हर फील्ड में है, ये पॉलिटिक्स में भी नहीं है, सब जगह है। तो अटल जी के बाद अगर जाएंगे आप, तो 40 मिनट आप बोलेंगे तो आपको बोलने देंगे, उसके बाद 2 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने कई बार उनसे मुलाकात की, 40 मिनट बैठा रहा, 50 मिनट बैठा रहा, तो कम से कम 2 मिनट के अंदर जवाब देंगे। तो एक तो सुनने की आदत जो होती है, उससे नेता को इनपुट मिलता है, उसी हिसाब से वो अपने पॉलिसी को बना सकता है। दूसरा जो उससे अंदर थी कि आप कभी भी विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको एरोगेंस भी नहीं होनी चाहिए, विंडिक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि आप बदले की भावना से राजनीति करें कि मेरे साथ अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है या मेरी पार्टी के साथ कुछ ऐसा किया है तो ऐसा करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं उसका, क्योंकि इनकी कैबिनेट के अंदर 4 मंत्री थे, एक बार उनसे मिलने गए, वो इस तरह के मंत्री थे कि उनको लगता था कि सोनिया जी के खिलाफ या राहुल के खिलाफ या वड्रा के खिलाफ एक्शन अटल जी क्यों नहीं ले रहे हैं। जब हम अपोजिशन में हैं तो हमने उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी मांग की है, पार्लियामेंट में हल्ला मचाया है, परंतु सत्ता के आने के बाद हमने कुछ किया ही नहीं। इस तरह का वो दबाव डाल रहे थे अटल जी के ऊपर कि अटल जी आप कुछ इसकी परमिशन दीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को बोलिए या किसी और एजेंसी को बोलिए कि वो उनके ऊपर एक्शन लें। तो अटल जी ने उनकी बात सुन ली। मैं उस वक्त चला गया मिलने के लिए, मेरा टाइम था, तो वो काफ़ी देर में बाहर बैठ रहा। जब मैंने जब बुलाया उन्होंने, मैंने कहा अटल जी क्या कोई कुछ इतनी देर क्या हुई थी? कहते कुछ नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं ये सब, ये कह रहे थे कि मेरे को ये करिए। तो उसके बाद चुप हो गए। मैंने चुप हो गया, मैंने चाय पी, बातें की इधर उधर से। मैंने कहा बेटा अटल जी आपने जवाब क्या दिया? अटल जी ने कहा कि अगर मैं भी वही करूं जो कांग्रेस करती थी, मेरे और कांग्रेस में फ़र्क क्या रहा? उन्हें जो कुछ किया उसकी सज़ा उनको मिल गई, वो सत्ता से बाहर हो गए। इसके बाद सज़ा जो मिलनी होगी, कानून जो करता रहेगा। प्रधानमंत्री के लेवल पर बुला करके किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ये मेरे को लगता राजनीति नहीं है। तो ये 2 चीज़ें जो उनके अंदर इतनी बड़ी थी, उसको लेकर के चलते थे कि बात करते थे। तीसरा ये था कि कॉन्सेंसस बिल्डिंग, अभी सब लोग बात हो रहे हैं, आगरा की बात है, जनरल मलिक वहाँ बैठे हुए थे, बैठे हैं उस वक्त वही थे। आगरा की समिट के अंदर हम आज तक की तरफ से वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर जब जनरल मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर शायद उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर कश्मीर के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, अंदर जो होगी तो देख लेंगे। परंतु हम 15 एडिटर ब्रेकफास्ट में उनके साथ बैठे हुए थे, तो जनरल मुशर्रफ से किसी ने, एडिटर ने पूछ लिया कि आप कश्मीर के बारे में भी बात करेंगे या नहीं करेंगे। अटल जी खुले दिल से बात करने के लिए वहाँ पर गए थे। उनके साथ जसवंत सिन्हा थे, एल.के. अडवाणी थे, महाराणा साहब थे, जसवंत सिंह जी थे, ये सारे वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे। उनका मन ये था कि हम किस तरीके से बात को आगे बढ़ाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन करेंगे कुछ ना कुछ। सब जितने भी पत्रकार, लिबरल पत्रकार जो जिनको मैं कहता हूँ, जो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ शांति बना रहे, तो उनका अपना सोचने का तरीका होगा, ठीक सोचते होंगे,
वो जैसे ही ब्रेकफास्ट के अंदर बात से उठे, सब पत्रकारों ने जाकर के NDTV पे या किसी और टीवी पे जाकर के कहना कि अभी हो गया फैसला, ये सब होने वाला है। मैंने आज तक के ऊपर वो फोनो दिया कि यह फैसला बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने कश्मीर को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। शायद अटल जी टीवी होटल में देख रहे थे, उन्होंने सुना, तो उसके बाद मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आप जो बोल रहे हैं टीवी के अंदर, NDTV या बाकी चैनल कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, आप तो खुराफाती लगते हैं कुछ। मैंने कहा अटल जी को बोल दो मैं खुराफाती नहीं हूँ, जो मैंने सुना मैं वही बोल रहा हूँ, आप थोड़ी देर में देखना जब लाइव चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने, जब मुशर्रफ वहाँ गए, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, खाना हुआ, उसके बाद मुशर्रफ साहब को अजमेर शरीफ जाना था, वो नहीं गए। मैं कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेंसस भी चलते थे और राष्ट्र के लिए जो उचित है उसके बारे में सोचते थे, अपना दिमाग बदल भी देते थे कि अगर मुशर्रफ ने हमारे साथ समझौता तोड़ा है, हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो उनका खाना हुआ, पता क्या क्या खिलाई गई, सरंगी जलेबी खिलाई गई, कश्मीरी पुलाव खिलाए गए, सब खिलाने के बाद मुशर्रफ साहब को वापस कर दिया। तो सुनने की तमन्ना, विंडिक्ट ना होना, अपना फैसला बदलना अगर देश के हित के अंदर है, उनके अंदर ये बहुत बड़ी बात थी। ये सब चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं कि आप कभी भी अडिग नहीं रहिए, इनफ्लेक्सिबल नहीं रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए और बड़े सोचिए, छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। वो बड़े नेता थे, उनके साथ का कोई नेता हो नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका कोई दुश्मन क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों को कैबिनेट में रखा जो उनके खिलाफ पब्लिक भी बोलते थे। उनका ये था कि ठीक है, वो पब्लिक बोलते थे मेरे खिलाफ, छपवाते थे, कुछ करते थे, परंतु मेरे को लगता है कि वो उचित व्यक्ति है, मेरिट के ऊपर काम करता है, अच्छा आदमी हो सकता है, चाहे वो मेरी कैबिनेट में रहेगा। प्रधानमंत्री तो मैं हूँ। इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए लीडर के अंदर। वो एक ऐसे नेता थे जो अपने जो साथियों से डरते नहीं थे कि मेरे खिलाफ के लोग हैं। तो ये चार चीज़ें उनके अंदर ऐसी थी जो कोई भी राजनीतिक नेता सीखेगा तो देश को काफ़ी आगे ले जा सकता है। मेरे को लगता है अटल जी का जो अपना एक अटलवाद है वो अब देश के अंदर भावी राजनीति के लिए एक मंत्र बन गया है, ऐसा मेरे को लगता है। जी, तो अब एक तरह से बहुत अगर देसी शब्दों में कहें तो बड़प्पन था, और वह बड़प्पन हर मीडिया एडवाइजर के तौर पे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी दुआ साहब, एज ए मीडिया एडवाइज़र 2 साल था मैं, 2 साल उनके साथ था मैं। उन्होंने एक बार मुझे नहीं कहा कि इस अखबार में ये गलत खबर छापी है, इस रिपोर्टर ने दे दी है, गलत की है, और इनके प्रोप्राइटर को फ़ोन करो या एडिटर को फ़ोन करो और उसको बदल दे यहाँ से। एक नहीं रिक्वेस्ट की ऐसी। ये नहीं कि वो सेंसिटिव नहीं थे मीडिया में क्या लिखा जाता था। जिस मंत्रालय का अगर कोई खबर हो या उसके बारे में स्टोरी हो, अगर उसमें नुक्स है तो उनको बताते थे ये कैसे हो गया, ये आपके ठीक नहीं चल रहा है डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री ठीक नहीं चल रही और अखबार वाले इसका नोट कर रहे हैं, तो ये आप उनको समझाइए, क्लैरिफाई करिए कुछ। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उनकी कोई अदावत हो गई कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ या एडिटर के साथ या उसमें, क्योंकि बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी एक डेमोक्रेट लीडर थे जी, और डेमोक्रेसी में यकीन करते थे, और पार्लियामेंट के स्तर को उन्होंने अपनी स्पीचेस से ऊंचा उठाया। जुडिशरी में कभी दखल नहीं दिया, मीडिया में कभी दखल नहीं दिया, और हर पार्टी के उनको नेताओं से अपना पर्सनल ताल्लुक़ रखा। कांस्टेंट टच थे अपोजिशन के साथ भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जब वो अपोजिशन में थे तो सभी उनके हर एक प्राइम मिनिस्टर उनसे सलाह लेता था तो ये कैसे करेंगे, और उनके टच में था। जी, तो कुल मिला के बात वही है कि जो बड़प्पन था, जो कैरेक्टर के अंदर बड़प्पन होता है, आपके अंदर वजन होता है, तो दूसरे हल्की चीज़ों पे आपको भी नहीं जाने देता है, दूसरों को भी मजबूर नहीं करता है कि वो आपसे हल्केपन से व्यवहार करें। काटजू साहब, आपसे ये बात पूछना ज़रूरी है क्योंकि देखिए एक बड़ा तबका कश्मीर में, पाकिस्तान में बहुत उम्मीद के साथ देखता था वाजपेयी जी के रिजीम को। पाकिस्तान में भी लोग, जैसे हम भारत में कह रहे हैं कि वो सबकी सुनते थे, मुझे लगता है वो पाकिस्तान की भी सुनते थे। वो मौका नहीं आ पाया, आगरा में अकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में अगर वाजपेयी जी के फॉर्मूले पे चलें, वाजपेयी जी की तरह से सोचें, तो आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है, ख़ासतौर पे ये देखते हुए कि पाकिस्तान में भी सरकार बदल रही है, इस वक्त वहाँ भी माहौल बदल रहा है? देखिए, वो वाजपेयी जी का माहौल का ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। वाजपेयी जी की भी जितनी कोशिश हुई पाकिस्तान के निस्बत, वो भी जो पाकिस्तान की एक विचारधारा है, जो उनकी फ़ौज की एक विचारधारा है, उस पर नाकाम रही। वाजपेयी जी को इसका ब्लेम नहीं दिया जा सकता, वो तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनके ज़माने में भी आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा, आज भी वो नहीं छोड़ रहा है। तो कोशिश ज़रूर जारी है रहेगी, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आज का दिन
अलग है, आज की परिस्थितियां अलग हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है वो हमारा अंदरूनी मामला है, और मेरा ये मानना है कि जब वाजपेयी जी ने ये पुकार की थी कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के दायरे में जम्मू कश्मीर का मामले का हल निकलेगा, वो हमारे अंदरूनी सिस्टम के बीच में वो बात कर रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी, मोदी जी ने भी उसी बात को दोहराया 2 दिन पहले लाल किले से। जी, तो आपका कहना है तब और अब का वक्त अलग था, लेकिन इसी बात को अगर मैं पॉलिटिक्स में कश्मीर में जो एक मैं लफ्ज और कह दूं अगर आपकी इजाजत दी उन्होंने, एक मैं लफ्ज कह दूं अगर इजाजत हो, उन्होंने स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी काटजू साहब, आप एक लफ्ज बोलना चाह रहे हैं? मैं उनकी एक और खासियत जो थी अपने इंटरलॉक्यूटर से, वो उसकी मुसीबत समझते थे। मैं अगर एक उदाहरण दूं आपको, लाहौर विजिट के दौरान मैं अकेला, एक कुछ क्षण थे जब मैं उनके साथ अकेला था। मैं तो बिल्कुल मध्य वर्गीय एक अफसर था, लेकिन हमें भी उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि संकोच नहीं होता था सुझाव देने में। तो मैंने उनसे कुछ एक चीज कही, वो अकेले थे, मैं उन्हीं के साथ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी मुसीबत समझो। यानी उन्होंने जो मुझे सीख दी वो मुझे हमेशा अपने डिप्लोमेटिक करियर में बाद में याद रही, कि वो ये जानते थे कि जो उनका इंटरलॉक्यूटर है उसकी मुसीबत क्या है। जी, सामने वाले की तकलीफ भी समझना जरूरी क्या है, वो कहां तक जा सकते। जी बिल्कुल जी, तो अनरियलिस्टिक मांग नहीं रखते थे। मेरे पास समय बहुत कम है, 2 छोटे-छोटे कमेंट लेना चाहता हूं मैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये पॉलिटिक्स में आई है, ये कश्मीर की और पाकिस्तान की बात हो गई कि वक्त बदल गया है। क्या राजनीति में भी वक्त इतना बदल गया है कि आज उनकी पार्टी के लोग, उनके अनुयायी उस तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद अब विचारों में दोनों तरफ से ऐसा तीखापन चाहिए जो वाजपेयी जी के साथ संभव नहीं था। वो जितना एकोमोडेटिंग थे, दूसरे को स्पेस देते थे, वो शायद देना पॉलिटिक्स में पॉसिबल नहीं रह गया है। नहीं, पॉसिबल तो बिल्कुल है, और स्पेस देकर ही ये देश चलेगा, और अटल जी के रास्ते पर चलकर ही देश चलेगा। लेकिन आज कुछ भाजपा के अंदर भी सोच बदली है, क्योंकि उनको बहुमत मिला है, और दूसरा व्यक्तित्व जो है मोदी जी का बिल्कुल अलग है। जैसा कि अभी प्रभु जी ने भी कहा, और मैं भी वो बात कहने वाला था कि अटल जी बहुत सुनते थे। उनसे बात करो तो 40 मिनट सुनेंगे और 2 मिनट वो बोलेंगे। अब जो नेता हैं वो बोलने ही नहीं देते, वो बोलते ही रहते हैं। नतीजा यह है कि आप सीखते नहीं हैं। आप कंसेंसस तो तब बनाएंगे जब दूसरे की बात भी सुनेंगे। अगर सिर्फ अपनी बात कहेंगे, अपनी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, देश के लोगों को भी, मीडिया को भी, डिक्टेशन अगर चलेगा तो डिक्टेशन के द्वारा कंसेंसस नहीं बनता है, डिक्टेशन के द्वारा वो राजनीति नहीं बनती है। लेकिन आखिरकार अगर राजनीति बनानी है, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत के अंदर हो, चाहे भारत के विकास का सवाल हो, चाहे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का सवाल हो, इन सब चीजों में आपको बात सुननी पड़ेगी और लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे हालात नहीं रहे हैं, ऐसे हालात आज भी हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए, जैसे भारत जैसा देश है जिसमें इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने इलाके हैं, वहां पर तो बुनियाद है आपका कंसेंसस, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अटल जी ने इस बात को पूरी तरह से समझा था। अटल जी का ये मैसेज है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अटल जी परसों हमारे पास से नहीं गए, दोबारा आ गए, दोबारा जिंदा हो गए अटल जी। और अटल जी दोबारा जिंदा हो गए, उनके विचार भी जिंदा हो गए। और अब इन विचारों पर अभी तक तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले महीने 2 महीने में हम उनके विचारों की दूसरे हिस्से पे भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने देश को बनाया, चलाया, सबको साथ लिया। और वही रास्ता आज की राजनीति को भी अपनाना पड़ेगा, आज की भाजपा को भी अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि खुद देश के लिए तो दिक्कतें होंगी, खुद भाजपा के लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि बार बार काट की हांडी जो है वो नहीं चढ़ती। इसलिए अटल जी जो है वो दोबारा जिंदा हो गए, इसलिए भाजपा को भी, मोदी जी को भी इस बात को समझना। जी, मैं एक छोटा कमेंट, अब क्योंकि समय खत्म हो रहा है, मनीषा जी का एक कमेंट ले लूं। मनीषा जी, जो जहां पे खत्म कर रहे हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या ये समावेशी राजनीति संभव? बिल्कुल मैं
जी बात कहती हूँ। जी मनीषा जी। नहीं, बिल्कुल संभव है, और शब्द पर खास करके, क्योंकि संसद जो है वो बहस का पटल है, और संसद में बहस करना जो उसमें शब्द की महत्ता अगर रखें अपने सांसद, अपने चयनित प्रतिनिधि, तो आपको दिखेगा कि शब्द सोच का जरिया हो सकता है। कश्मीर से जो बहस फेल होती है उसमें मुशर्रफ का कद देखिए, वो हैं कौन आखिर, वो कैसी वार्ता कर सकते थे। संसद में रहने वाले जो 10 बार संसद में चुना गया हो, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो, उससे मुशर्रफ की बातचीत ये अनइक्वल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बातचीत थी, तो बातचीत नहीं संभव हो सका। बातचीत जो है, शब्द का संयम जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अटल जी के बारे में एक बात मैं कहूं कि एक वक्त था जब प्रमोद महाजन जी गुजर गए और बहुत कठिन दौर था। एक शब्द में उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी टिप्पणी क्या है, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया और कहा भारत की तरुणाई आज खो गई। तो उस तरुणाई में प्रमोद जी भी गए, जैसा वो माहौल रहा वो गया। तो मैं अंत में सिर्फ एक चीज कहूंगी, और ये उन्हीं की पंक्तियां हैं फिर से, कि अंतर रोए, मतलब आप मन में अंदर रो लीजिए लेकिन आंख न रोए, अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए। आखिर आंखों में ही तो सपना होता है और सपना में ही तो सच होता है। तो ये अटल जी थे जो हर वक्त शब्द में कितना संयम हो, शब्द में सोच का कितना सार हो, पटल पे अगर बोलना है तो उसकी खूब तैयारी हो, और उसकी इतनी तैयारी हो कि उनके हर भाषण में दर्शक दीर्घा जो है टूट टूट कर लोग पहुंचते थे, बाहर परमिशन नहीं मिलता था और लोग बाहर रहते थे। तो उस तरह से उस गरिमा को अगर हम वापस बनाएं, हम पाकिस्तान से फर्क इसलिए हैं कि हमारे यहाँ सोच है, हमारे यहाँ समझ है, हमारे यहाँ जो नेता है वो चयनित हैं और लोकप्रिय भाषण देके लोगों के मुद्दों को उबार के उनसे जुड़ के बहुत कठिन रास्ता, लद्दाख से आते हैं, पूर्णिया से आते हैं, मलयाली केरला के मालाबार इलाके से आते हैं, बहुत कठिन एक सभागार है। और इसकी गरिमा जो है वो सोच है, और अटल जी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो यही है कि हमारे यहाँ प्रखर सांसद सोचवान और शब्द सामर्थ्यवान बने, तो हमारी लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो बिल्कुल ऊंचे स्तर की रहेगी। जी, और आज एक तरह से एक अंधेरा छाया हुआ मान रहे हैं लेकिन कि अटल जी नहीं रहे, लेकिन जो सनातन परंपरा जिसका वो पालन करते थे उसमें माना जाता है कि मृत्यु के बाद जीवन है। अटल जी की अपनी कविता है, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। और ये भी एक परंपरा है कि जब लंबी उम्र जीकर, जैसे 93 साल की उम्र में अटल जी विदा हुए, तो बहुत सेलिब्रेशन के साथ अंतिम संस्कार होता है। हम वो सेलिब्रेशन दरअसल भारत में नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत सदमे में हैं, झटका लगा हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, जैसा शाहिद भाई ने कहा, कि अटल जी गए नहीं हैं, आज वो दोबारा जिंदा हो गए हैं। और मैं उनके ही मुंह से, उनकी आवाज़ में 2 लाइनों के साथ ये कार्यक्रम खत्म करूँगा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।